कहते हैं कि आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया छुपी होती है जो आमतौर पर कभी हमें नज़र नहीं आती, या वो हमारी नज़रों के सामने होती है लेकिन हमें उसे देख नहीं पाते। दादी कहती थी आईने की दुनिया के पीछे अतृप्त आत्माओं का घर होता है, लेकिन ये बात कितनी सच है या फिर महज बचपन में सुनी कुछ कहानियाँ हैं। बचपन में दादी कहती थी कि रात को कभी खुले आईने के सामने मत सोना, क्योंकि अगर रात के पहर उस पार की किसी अतृप्त आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी या अपने साथ तुम्हें भी उसी दुनिया में ले जाएगी। बचपन में तो मुझे दादी की ये बातें सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन जब बड़ी हुई तो उनकी हर बात में मुझे अंधविश्वास और बच्चों को बहलाने वाली कहानियों के सिवा और कुछ नज़र नहीं आया। आज जब मैं अपने नए घर की शिफ्टिंग करते हुए अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो मुझे दादी की कही हुई ये बातें याद आ गई। शुभम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इस घर में कुछ अधूरा सा है? अधूरा? क्या अधूरा? आईना, नया घर बनाया और उसमें आईना ही नहीं है। मुझे एक एंटिक मिरर लेना है। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में काफी अच्छी एंटिक चीजें मिलती है। चलो ना, आज वही चलते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आप कहो। नीति शुभम के साथ बंजारा मार्केट गई। पूरे मार्केट में खूबसूरत एंटिक सामान की भरमार थी। नीति ने काफी सारी दुकानों पर कई सारे आईने देखे, लेकिन जैसा आईना उसे चाहिए था वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उफ यार, मैंने तो सुना था यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन जैसा आईना मुझे चाहिए वैसा कहीं नहीं है। नीति ने तो इतना कहा ही था कि तभी एक बंजारन अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आईना चाहिए ना छोरी तने? हमारे साथ चल, इतना सुंदर आईना है हमारे पास। तू देख लेगी ना तो तने देखते ही पसंद आ जाएगा। अरे सोच के रही है, चल। नीति और शुभम उस बंजारन के साथ उसकी दुकान पर आए, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग था। दुकान के अंदर बुझी बुझी रोशनी और अगरबत्ती की एक अजीब सी गंध थी। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पर? अरे अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी तो उसी की वजह से ये धुआं हो गया है। ये देख छोरी, तेरा आईना कति तेरे जैसा खूबसूरत। आईना तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही आईना चाहिए था। मैं जानू हूँ छोरी, और यो आईना मैंने थारे लिए ही संभाल के रखा था। मेरे लिए ही संभाल के रखा था से आपका क्या मतलब है? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता छोरी, और मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने यो आईना किसी ऐसी छोरी के लिए संभाल के रखा था जिसके परिवार में खुशी आने वाली हो। तेरे पेट को देख के ही मैं समझ गई थी कि थारे भीतर नन्ही सी जान पल रही है। जब म्हारे को म्हारा बच्चा होने वाला था ना, तब म्हारी सास ने मने यो दिया था, और जब म्हारी बेटी को बालक होने वाला था तो मैंने यो उसे दिया था, पर वो बेचारी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब म्हारा तो इस दुनिया में कोई है ना, तो तू गर्व से है तो तू इसे ले जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो शुभम, आगे चलते हैं। अरे के हो गया छोरी, ले जाना। सुबह से हमारी बोनी भी ना हुई है, तेरा बहुत बहुत एहसान हो जाएगा छोरी। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। नीति का आईना लेने का मन तो नहीं था, लेकिन उसने बंजारन का मन रखने के लिए वो आईना खरीद लिया। मगर उसका मन कुछ बेचैन सा हो गया। उसने बंजारा मार्केट से कुछ और शॉपिंग भी नहीं की और सीधी घर वापस आ गई। इतना बड़ा आईना मैं कैसे लेके जाऊंगा, कहीं टूट न जाए। ही रहने दो, तुम इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो, बाद में इसे ऊपर रख लेंगे। क्या? सुबह तुम हल्ला मचा रही थी ऊपर आईना नहीं, और अब आ गया तब कह रही हो स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमने आईने को नीचे स्टोर रूम में रख दिया। नीति शुभम के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार आईने की तरफ ही जा रहा था। उसके दिमाग में बंजारन की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? उस बंजारन की बातें कुछ अजीब नहीं लगी शुभम? मतलब उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? और उसकी बेटी की कहानी? अरे इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं।
पुरानी औरतों को सब देख के पता चल जाता है। रही बात उसकी बेटी की कहानी, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा, अपना दुख बांट लिया। कल मुझे जल्दी ऑफिस निकलना है, मैं सोने जा रहा हूँ। नीति को समझा कर सो गया, लेकिन नीति उन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके देर रात उसे नींद आई। सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखें खुलते ही वो बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक उसके बिस्तर के सामने रखा था, लेकिन आईने के अंदर उसे किसी की परछाई दिखाई दी। जैसे किसी ने उसे आईने के अंदर से झांक कर देखा और फिर भागता हुआ कहीं गायब हो गया। वो हाफ कर उठी। शुभम, शुभम। अरे क्या हो गया नीति, तुम इतनी घबराई क्यों हो? अरे इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये आईना यहाँ कैसे आया? मैंने आंखें खोली और सामने आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे आईने के उस पार से किसी ने मुझे देखा और फिर कहीं गायब हो गया। सुबह उठ के सामने आईना देखोगी तो भ्रम तो हो जाएगा ना। ये आईना मैं ऊपर इसलिए लाया हूँ, नीचे चूहों ने काट डाला। तुमने जो लैंप स्टोर में रखा था ना, तोड़ दिया। ना टूटे इसलिए मैं शंभू के साथ ले ही आया। तुम उठी गई हो तो मेरे लिए नाश्ता बना दो प्लीज। नीति ने शुभम के लिए नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद शुभम ऑफिस के लिए निकल गया। नहा धोकर नीति घर के मंदिर में दिया जलाने गई, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो दिया नहीं जला। अरे ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? नीति ने फिर से माचिस जलाई, लेकिन इस बार मंदिर में रखे कपूर ने आग पकड़ ली और लकड़ी के मंदिर में भी आग लग गई। नीति ने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन आधा मंदिर जल चुका था। पता नहीं कल से क्या हो रहा है, अचानक मंदिर भी जल गया। एक तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, अंदर जाकर पेन किलर लेती हूँ। इससे पहले कि नीति अंदर जाती, उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई छोटा बच्चा इधर उधर भाग रहा हो। उसने जल्दी से कमरे की तरफ जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो उसे लगा मानो कोई परछाई उसके बिस्तर के पास से दौड़ती हुई उसी आईने के अंदर समा गई। नीति आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था, फिर भी उसने ध्यान से आईने की तरफ देखा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आईना कुछ कहना चाहता है। इसे देखकर दादी की कही हुई बातें याद आ रही है कि इस आईने के उस पार जरूर किसी का घर है। नीति ने यह कहते हुए आईने को हाथ लगाया। आईने के ऊपर सीधी तरफ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। नीति का हाथ जैसे ही उस निशान पर लगा, नीति को एक जोरदार झटका लगा। नीति ने अपना सर पकड़ा और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। रात को उसके पास शुभम का कॉल आया। हेलो नीति, यार यहाँ बस वाले डिस्टर्ब कर दिए हैं, घर पर आने को तैयार नहीं। लगता आज रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, तुम प्लीज मैनेज कर लेना। ओके। नीति पहले ही डरी हुई थी, लेकिन उसने डर को शुभम के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो चादर ओढ़कर अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। घड़ी में रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसे नींद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद उसकी हल्की आंख लग गई, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज पड़ी, जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ी ही भयानक आवाज में कोई राइम गाता हुआ उसके पास आ रहा हो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तभी उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी और आईने के अंदर का भयानक दृश्य देखकर नीति की रूह कांप गई। आईने में एक बेहद भयानक छोटा बच्चा उसे दिखाई दिया। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को मरोड़कर तोड़ दिया और अपनी गर्दन अपने हाथों में लिए नीति की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे नीति का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो जोर से चिल्लाई और उसने रूम की लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन लाइट ऑन ही नहीं हुई। नीति ने एसी की तरफ देखा तो वो भी बंद था।
लगता है लाइट चली गई है। और दादी ठीक कहती थी, बिस्तर के आगे कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। आईना बिस्तर के सामने से हटा देती हूँ। बहुत अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं इससे मुझे। नीति अपने बिस्तर से उठकर आईने की तरफ गई। उसने दोनों हाथों से आईना पकड़ा और उसे दूसरी तरफ रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन आईना उससे हिल ही नहीं रहा था, जैसे वो खुद ही उसके बिस्तर के सामने से कहीं जाना ही नहीं चाहता था। नीति ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन तभी अचानक आसमान से जोरदार बिजली कड़की और जैसे ही वो रोशनी आईने के ऊपर पड़ी तो आईने के अंदर का नजारा देखकर नीति की रूह कांप गई। आईने में एक बुरी तरह जख्मी औरत दिखाई दे रही थी, जो गर्भ से थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, और उसके साथ एक बच्चा जिसका पूरा शरीर जख्मों से छलनी हो चुका था और कपड़े खून से भरे हुए थे। लेकिन जब नीति ने ध्यान से देखा तो उस बच्चे का सिर नहीं था। उसने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जो बेहद ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी दोबारा से बिजली कड़की और इस बार आईने पर रोशनी पड़ी तो आईने के भीतर कुछ भी नहीं था। नीति ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वही औरत और उसका सर कटा बच्चा उसके सामने खड़ा हुआ था। नीति बुरी तरह घबरा गई और जोर से चिल्लाई, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उन दोनों ने कसकर नीति के हाथ को पकड़ लिया। नीति खुद को बचाने के लिए छटपटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस औरत ने अपने हाथ से नीति को गर्दन से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया और अचानक वो दोनों नीति के सामने से कहीं गायब हो गए और फिर उसी आईने के भीतर समा गए। नीति ने अपने हाथ में पकड़ा फूलदान आईने पर दे मारा। वो फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया, लेकिन उस आईने को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर नीति और ज्यादा घबरा गई। वो कमरे के एक कोने में रोती हुई दुबक कर बैठ गई। तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। नीति, नीति गेट खोलो। नीति। शुभम की आवाज सुनकर नीति थोड़ी शांत हुई। नीति दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने नीति के पैरों को पकड़ लिया और उसे पेट के बल गिरा दिया। नीति जोर से चिल्लाई, नीति, 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 नीति तुम्हें क्या हुआ? नीति पूरी जान लगाकर उस हाथ से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाथ अपने नाखूनों की पकड़ उसके पैर पर बनाए हुए था। नीति हिम्मत करके आगे बढ़ी तो उस हाथ ने उसके पैर के मांस को नोच डाला, लेकिन अपने पेट पर हाथ रखकर जल्दी से वो कमरे से बाहर भागी। उसके पैर से खून बह रहा था। उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने शुभम नहीं था। शुभम, देखो, तुम मुझे डराने के लिए छुप गए हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो, मेरे सामने आ जाओ। नीति ने बार बार शुभम का नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वापस कमरे में जाने की नीति की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने लैंडलाइन से शुभम के पास कॉल किया। हेलो, तुम अभी घर आए थे ना शुभम? तुम दरवाजा खटखटा रहे थे ना, तुम कहाँ पर हो? क्या? तुमको तो बताया था कि आज मैं घर नहीं आऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा। तो फिर दरवाजा खटखटा कर तुम्हारी आवाज में कौन बोल रहा था? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नीति के कानों में फिर से बच्चे की वही भयानक आवाज पड़ी और अचानक कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो शुभम। अंदर नीति के फोन पर रिंग हुई, लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। पर ना चाहते हुए भी उसके पैर अपने आप कमरे की तरफ बढ़ने लगे।
उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो कमरे में गई। उसके कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में बच्चे की वही भयानक आवाज गूंज उठी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नीति ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा तो आईने में उसे वही सरकटा बच्चा दिखाई दिया जो अपनी गर्दन हाथ में लेकर ये पोयम गुनगुना रहा था। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? नीति के इतना कहते ही कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी, लेकिन वो चीख उस बच्चे की नहीं बल्कि उस औरत की थी। वो बच्चा नीति के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घसीटता हुआ आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आईने के अंदर वही घायल औरत थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट लिया हुआ था। उसने जैसे ही अपना घूंघट हटाया तो नीति की जान सूख कर उसके हलक में अटक गई। तुम? आईने के उस पार जो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा हूबहू उसी बंजारन जैसा था जिसने उसे वो आईना बेचा था। तुम? ये चेहरा तो हूबहू उसी औरत से मिल रहा है जिसने मुझे ये आईना बेचा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? याद कर वो रात माणिक नगर में नशे में गाड़ी चलाकर जब तूने एक औरत और उसके बच्चे को मार दिया था। वो मैं ही थी। तूने मुझे मारा, मेरे 5 साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला, अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाला। मेरे पेट में एक नन्ही जान पल रही थी, तूने उसे भी मार डाला। उस दिन से लेकर आज तक मेरी माँ तुझे ही ढूंढ रही थी और देख, तू मेरी माँ को मिल गई और अपने हाथों से तू मुझे अपने घर ले आई। जब तू वहां से भाग रही थी ना, तब देख लिया था मेरी माँ ने तुझे और उस दिन से वो बस तेरे ही इंतजार में थी। बंजारन भाग के आ रही है अपनी प्रेग्नेंट बेटी और नाती के पास जिनका एक्सीडेंट हो गया है। बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया है। उसने नीति का चेहरा देख लिया, लेकिन नीति भाग गई वहां से। मारे नाती को मार डाला। पर तू चिंता ना कर मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ ना होने दूंगी। बंजारन का नाती तो पहले ही मर चुका था, लेकिन उसने अपनी बेटी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए जल्दी से एम्बुलेंस के पास फोन किया। लेकिन जब तक एम्बुलेंस वहां पहुंची, तब तक उसकी बेटी की जान भी जा चुकी थी। बंजारन उनके पार्थिव शरीर को अपने घर में लेकर आई। उसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। इस दुनिया में थारे सिवा हमारा था ही कौन? हमारी बच्चे, हमारा नाती, तेरे पेट में पलने वाले बालक ने भी मार गई। पर मैं उसे जिंदा न छोड़ूंगी। अपना बदला तो उससे खुद लेगी छोरी। बस एक बार वो मने मिल जाए, उसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगी। बंजारन की बेटी और नाती की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए वो चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकते थे। तो बंजारन ने उनके अंतिम संस्कार से पहले काले जादू से उनकी आत्माओं को एक आईने के भीतर कैद कर दिया। उसने नीति का चेहरा देखा था। उसने अपने हाथों से उसके चेहरे का चित्र बनाया और उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसे अपने पास बुला लिया। नीति अपने मन से बंजारा मार्केट नहीं गई थी, बल्कि ये सब बंजारन ने खुद किया था। अब तो तू सब समझ गई होगी ना। अपना बदला तो मैं आज लेकर जाऊंगी।
तूने हमारे साथ हमारे बच्चे को भी मार डाला था ना, तो आज तेरे साथ थारा बच्चा भी हमारे साथ ही जाएगा। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीति ने जैसे ही ऐसा कहा, आईने के उस पार से उस भयानक औरत और उस बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों इतने जोर से चिल्लाए कि कमरे में लगी खिड़की का कांच तक टूटकर जमीन पर बिखर गया। उनकी चीख इतनी तेज थी कि उस आवाज को नीति बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके कानों से खून निकलने लगा, मानो जैसे उसके दिमाग की नसें फट गई हों। नीति उसी वक्त निढाल होकर वहां गिर पड़ी। तभी एक तेज आवाज के साथ वो आईना भी टूटकर चकनाचूर हो गया और कुछ देर बाद उन आखिरी चीखों के साथ सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया।